जब आप इनकी जीवनी सुनेंगे, यकीन मानिए आपके आंख में आंसू आ जाएगा। आपको लगेगा कि इतना कठिन जीवन होने के बाद भी लोग जीवित कैसे रह सकते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में। हिंदी साहित्य में हमने बहुत सारे कवियों के बारे में अध्ययन किया है। उनमें से किसी एक कवि के बारे में डिस्कस करूंगा जिनका जीवनी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब आप इनकी जीवनी सुनेंगे, यकीन मानिए आपके आंख में आंसू आ जाएगा। आपको लगेगा कि इतना कठिन जीवन होने के बाद भी लोग जीवित कैसे रह सकते हैं, किस प्रकार से रचना कर सकते हैं। और रचना कुछ इस प्रकार से कर डाली कि पूरे हिंदुस्तान में फेमस हुआ, पूरे विश्व में फेमस हुआ। इतना ही नहीं, हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया है। इनकी रचना में हमें प्रकृति, मानवीय और देश प्रेम की भावना देखने को मिलती है। वे महान कवि जिनके बारे में डिस्कस करेंगे उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। नाम सुनने में छोटा लगे, लेकिन जब आप इनकी कहानी सुनेंगे, यकीन मानिए आपकी रूह कांप उठेगी, आपकी धड़कनों का स्पीड बढ़ जाएगा। इनके कहानी को सुनने से पहले अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं मिडिल एजुकेशन। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारे परीक्षा में 4 नंबर का प्रश्न पूछता है कि जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। और इसके अंतर्गत हमें 2 ही बिंदु लिखना होता है। पहला इनकी 2 रचनाएं और दूसरा भाव पक्ष और कला पक्ष। अगर आप इनके जीवन परिचय को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो यकीनन आप भाव पक्ष और कला पक्ष को बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। तो आइए थोड़ी हम इनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बनारस में। जब ये छोटे थे, जन्म होने के कुछ साल बाद इनके माता और पिता दोनों का देहांत हो गया। अब ये 3 भाई हुआ करते थे। एक इनके बड़े भैया थे जिनका नाम शंभुनाथ था, दूसरे नंबर पर जयशंकर प्रसाद थे और तीसरे नंबर पर इनका एक छोटा भाई था जिनका नाम पुस्तकों में उल्लेख नहीं है। तो देखिए, जब इनके माता पिता का देहांत होता है तो पूरा का पूरा जिम्मेदारी इनके बड़े भाई अर्थात शंभुनाथ जी के ऊपर आ जाता है। जिम्मेदारी होने के नाते इनके बड़े भाई इनका एडमिशन कराते हैं क्वींस कॉलेज में। पढ़ाई में इनका बिल्कुल मन नहीं लगता, कॉलेज में मन नहीं लगता, तो ये कॉलेज को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और कह देते हैं भाई साहब हमसे नहीं हो पाएगा, हम कॉलेज नहीं जाएंगे। और ये घर पर बैठ करके हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू विभिन्न प्रकार की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो भी योग्य शिक्षकों के द्वारा। आपको पता है, जब ये घर पर ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं तो उसके कुछ साल बाद इनके बड़े भैया अर्थात शंभुनाथ का निधन हो जाता है। देखो, अब इनके माता पिता का निधन हुआ, अब इनके बड़े भैया शंभुनाथ का निधन हो गया। अब जैसे ही शंभुनाथ का निधन होता है तो पूरी की पूरी जिम्मेदारियां जयशंकर प्रसाद के ऊपर आ जाती है, क्योंकि अब बड़े भाई यही बचे, फिर इनका एक छोटा भाई है। तो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम शादी कर लेते हैं, जिम्मेदारियां बहुत सारी आ गई है तो उसका निर्वहन करेंगे। जैसे ही अपने पहली शादी करते हैं, कुछ समय बाद अचानक इनके पहली पत्नी का डेथ हो जाता है। अत्यंत दुखी जयशंकर प्रसाद फिर से कदम उठाते हैं और दूसरी शादी करने का विचार करते हैं। ये दूसरी शादी जैसे ही करते हैं, कुछ साल बाद इनके दूसरी पत्नी का देहांत हो जाता है। अब इनका जीवन बहुत ज्यादा दुखी से भरा हुआ था। उसी दुखी को दूर करने के लिए तीसरी शादी करने का सोचते हैं और ये तीसरी शादी करते भी हैं और तत्पश्चात फिर से वही कहानी होती है, इनके तीसरे पत्नी का भी देहांत हो जाता है। और इन्हीं सब के दौरान बीच में इनके छोटे भाई का देहांत हो जाता है। ये अंदर से पूरी तरह से टूट चुके होते हैं और अब इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि इन्होंने माता पिता, अपने बड़े भाई, छोटे भाई और 3 पत्नियों को ये गंवा बैठे हैं।
पता नहीं भगवान की क्या चाहे थी कि इनसे साया क्यों छीनते गए और क्रमशः सभी व्यक्ति इनसे दूर होते गए। अब ये घर में एकमात्र अकेले बचे। इतना रोने लगे, इतना दुखी होने लगे कि इन्होंने एक रचना कर डाली आंसू के नाम से, जो कि बहुत फेमस है। उसकी 4 पंक्तियां आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, जरा सुनिएगा और अपने दिल तक इनके कविता को जरूर पहुंचाइएगा। इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी, पगली सी देती फेरी। कुछ इस प्रकार से इन्होंने रचना की। इनके इस रचना में इनके आंसू के बूंद के बारे में लिखा गया है कि किस प्रकार से हमने दुख झेला है, किस प्रकार से हमारे ऊपर दुखी का एक पहाड़ टूट पड़ा है और इनका शरीर अब जवाब देना बंद कर दिया था। इनके शरीर में विभिन्न प्रकार की रोग हावी होने लगी थी और अंततः 48 वर्ष की उम्र में क्षय रोग होने कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय। आइए देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन किन बिंदुओं को मेंशन करना है। देखिए, अगर परीक्षा में आपसे बोलता है जीवन परिचय लिखिए, तो ये सारी कहानी जो मैं आपको बताया हूँ इसे अपने दिमाग में रखिएगा और लिखना केवल आपको 4 बिंदु है। जन्म तिथि, पिता का नाम, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और इनकी मृत्यु कब हुई। तो आइए क्रमशः इनके सभी बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कि इनका जन्म लिखिएगा, तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 को बनारस में। अगर इनके पिता की नाम की बात करूं तो बाबू देवी प्रसाद था। ये इनके पिता दान बहुत दिया करते थे। दान देने के साथ साथ ये कलाकार का आदर भी करते थे, चाहे कोई नृत्य कला में निपुण हो या फिर संगीत कला में। इसके साथ अगर मैं इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करूं तो काशी से ही हुआ था और ये एक कवि तो थे ही, आप सबको पता ही है। इसके अलावा नाटककार थे, कहानीकार थे, उपन्यास लिखते थे और निबंध भी लिखा करते थे। आपको पता है छायावाद के 4 स्तंभ हैं, मतलब ऐसे 4 कवि जिन्हें छायावाद का स्तंभ कहा जाता है। उनमें से एक कवि हैं जयशंकर प्रसाद और इनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937 को। क्षय रोग हो गया था इनको और क्षय रोग के कारण ही इनकी मृत्यु हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं और इनके रचनाओं की तरफ रुख करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इनकी रचना को याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इनकी रचना को वैसे आप रटना मत, एक मैं ट्रिक बनाया हूँ। वो ट्रिक का नाम है आंसू की एक झलक। जैसे कि आपने देखा कि इनके माता पिता, भाई बहन, पत्नी सबका देहांत हो गया था, तो इनके आंख से आंसू बहुत निकला करते थे। तो वही आंसू की एक झलक, बस आप अगर इसे याद रख पाओगे तो इनकी कई सारी रचनाएं तुम्हें याद हो जाएगी। जैसा पहला तो आंसू ही है, जिसका आपने कहानी सुना भी। दूसरा, इस ए का मतलब हो जाएगा एक घूंट और इस का मतलब हो जाएगा कामयानी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। अगर मैं झलक में झा की बात करूं तो झरना, ला की बात करूं तो लहर और का मतलब कंकाल। से 6 रचनाओं का ट्रिक यहाँ पर दिया गया है। आंसू की एक झलक, बार बार पढ़ना, आंसू की एक झलक, कहीं पर दीवार में लिख लेना ताकि आपको याद हो जाए और इसी ट्रिक के माध्यम से इनके रचना को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी है। देखो यार, काव्यगत विशेषता के अंतर्गत ना 2 पॉइंट को लिखा जाता है। एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत ये चीज लिखा जाता है कि जब ये रचना करते थे तो इनके मन के अंदर क्या क्या विद्यमान हुआ करता था। तो देखो, सबसे पहले तुम सुन लो, जब भी लिखते थे ना तो प्रेम और सौंदर्य को ध्यान में रखकर लिखते थे। स्त्रियों की कभी बुराइयां नहीं की अपनी रचना में, हमेशा उनका सम्मान किया है और इन्होंने कई सारे काव्यों को भी प्रयोग करा है और अपनी रचना को लिख डाली है। जब जब इनका हम रचना पढ़ने बैठते हैं ना तो एक नई शक्ति और नई ऊर्जा का आभास होता है। तो बस यही इनका भाव पक्ष था।
यहाँ पर कई सारे पॉइंट मेंशन है और जो मैं बताया हूँ वही पॉइंट मेंशन है, तो प्लीज आप इन्हें एक बार पढ़िएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। भाव पक्ष के बाद अब हम कला पक्ष को समझते हैं। कला पक्ष में इन्होंने किस प्रकार से भाषा और शैली का प्रयोग किया है इसके बारे में लिखा जाता है। सबसे पहले इनकी जितनी भी रचनाएं होती थी वो हमेशा खड़ी बोली में होती थी, इस चीज को ध्यान रखना। और इनको अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी कई सारी भाषाओं का ज्ञान था, तो इनके रचना में विभिन्न प्रकार के भाषाओं का भी समावेशन देखने को मिलता है। इन्होंने नए नए छंदों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचना में अलंकारों का भी प्रयोग किया है। बस इतना ध्यान रखिएगा, आपका कला पक्ष कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य में स्थान। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बहुत सारे हिंदी के इतिहासकार का कहना है कि अगर ये 10 से 20 साल और जीवित हो जाते तो आज हिंदी का साहित्य ही कुछ अलग होता। तो बस साहित्य में स्थान में आप लिखेंगे कि छायावाद के जनक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, और हिंदी साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि अगर इनकी मृत्यु असमय ना हुई होती तो आज हिंदी साहित्य एक अलग ही चरम सीमा पर होता। तो इस प्रकार से इनका साहित्य में स्थान है और इतिहास इन्हें हमेशा याद रखेगा, क्योंकि इनकी कहानी और इनकी रचनाएं बहुत यूनिक और बहुत ज़्यादा अलग है। इस प्रकार से इनकी काव्यगत विशेषताएं कंप्लीट होती है। आप हमसे विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया साइट पर जुड़ सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ करके लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं। और अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक यहाँ पर दिया गया है, इसको टच करके और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। और जय शंकर प्रसाद के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें।